तो आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग बेयरिंग कैपेसिटी। फैक्टर अफेक्टिंग बेयरिंग कैपेसिटी। तो फैक्टर अफेक्टिंग बेयरिंग कैपेसिटी में पहला पॉइंट याद रखेंगे, यानी ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो सोयल की बेयरिंग कैपेसिटी को इफ़ेक्ट करेंगे, तो उसके बारे में पढ़ना है। फैक्टर अफेक्टिंग बेयरिंग कैपेसिटी। तो फर्स्ट पॉइंट है पोजीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। पोजीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल। तो पोजीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल यानी जब भी हम लोग फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं तो जो फाउंडेशन का लेवल होगा, जो बॉटम लेवल होगा, उससे कितने डिस्टेंस पे, कितने डेप्थ पे वाटर टेबल है, वाटर टेबल का पोजीशन है। तो वाटर टेबल का जो पोजीशन है वो बियरिंग कैपेसिटी जो सोइल की होती है उस पर भी इफ़ेक्ट करता है। तो किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, तो इसमें याद रखना है कि अगर वाटर टेबल की पोजीशन की वैल्यू या डेप्थ की बढ़ रही है, वाटर टेबल पोजीशन की वैल्यू बढ़ रही है। अब बढ़ने का मतलब ये है, बढ़ने का इन द सेंस, इसका मतलब कि अगर यह राइज टूवर्ड्स ग्राउंड लेवल है, यानी ये बढ़ते बढ़ते जा रहा है ग्राउंड लेवल की तरफ, ऊपर आ रहा है। बढ़ने का सेंस ये है कि ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है वाटर टेबल, तो उस केस में बियरिंग कैपेसिटी क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। यानी बियरिंग कैपेसिटी डिक्रीज होने लगेगा अगर वाटर टेबल का पोजीशन जो है ग्राउंड लेवल से या फाउंडेशन लेवल से बहुत ज़्यादा दूर है, नीचे है, तो उस केस में बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे यह बढ़ने लगेगा वाटर टेबल और ग्राउंड लेवल की तरफ बढ़ेगा, तो उस केस में बियरिंग कैपेसिटी जो सोइल की होती है वो डिक्रीज करने लगेगा। सेकेंड पॉइंट क्या रखना है, सेकेंड फैक्टर क्या है जो इफेक्ट करता है बियरिंग कैपेसिटी पे, तो टाइप्स ऑफ सोइल। तो टाइप्स ऑफ सोइल यानी हर एक जैसे टाइप्स ऑफ सोइल में हम लोग पढ़े हैं कि सैंड होता है, क्ले होता है, सिल्ट होता है, बहुत सारे टाइप्स हो। ऑन द बेसिस ऑफ साइज है, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो बहुत सारे टाइप के सोइल होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर अलग अलग टाइप का सोइल है तो उसके लिए बियरिंग कैपेसिटी कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम ही होगा। तो हर एक टाइप के सोइल के लिए बियरिंग कैपेसिटी अलग अलग होगी। तो ये भी डिपेंड करता है कि जहाँ पे हम लोग फाउंडेशन बना रहे हैं वहाँ पर सोइल का नेचर क्या है, वहाँ पे सोइल का नेचर क्या है। तो हर एक सोइल के लिए अलग अलग बियरिंग कैपेसिटी होती है, इतना हमें समझ में आना चाहिए। एंड इट्स अ फिजिकल एंड इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी। टाइप्स ऑफ सोइल पर डिपेंड करता है बियरिंग कैपेसिटी, और उसके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं या जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज होती है उससे भी डिपेंड करता है बियरिंग कैपेसिटी। तो जैसे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी क्या है, जैसे ई की वैल्यू है, वाइड रेशियो, डेंसिटी की वैल्यू है, कोहेजन की वैल्यू है, इंटरनल फ्रिक्शन एंगल उस सोइल के लिए क्या है। तो इन वैल्यू पे भी बियरिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है, यानी डेंसिटी पे डिपेंड करेगी, कोहेजन पे डिपेंड करेगी, इंटरनल फ्रिक्शन पे डिपेंड करेगी, तो ई की वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करेगी। तो अलग अलग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, करेक्टरिस्टिक्स है सोइल की, तो उस वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा कि उसकी बियरिंग कैपेसिटी सोइल की क्या होगी। थर्ड टाइप्स है, थर्ड फैक्टर कह सकते हैं टाइप्स ऑफ फाउंडेशन। तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन हम लोग पिछले लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन, तो किस तरह का फाउंडेशन बनाए हैं। फाउंडेशन बनाने का मतलब ये है कि उसका प्रोजेक्टेड बेस एरिया क्या बन रहा है। तो प्रोजेक्टेड बेस एरिया की जो शेप होती है उस पर भी बियरिंग कैपेसिटी यानी लोड बियर करने की जो क्षमता है वो डिपेंड करेगी। तो अलग अलग टाइप्स के लिए बियरिंग कैपेसिटी जो होगी अलग अलग होगी, ये भी हमें याद रखना है। तो टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में जैसे टाइप्स ऑफ फाउंडेशन जैसे स्ट्रिप फाउंडेशन है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी अलग होगी, स्क्वायर है उसकी अलग होगी, रेक्टेंगुलर है उसका अलग होगा, राफ्ट है उसका अलग होगा, ठीक है। और अगर पायल फाउंडेशन उसका अलग होगा। साइज ऑफ फुटिंग, तो बियरिंग कैपेसिटी साइज ऑफ फुटिंग पे भी डिपेंड करता है। जब भी साइज ऑफ फुटिंग की बात करें या फाउंडेशन की बात करें तो बी और डी एफ इसी को बोलते हैं साइज या साइज ऑफ फुटिंग और फाउंडेशन। बी को बोलते हैं विड्थ ऑफ फाउंडेशन और डी एफ को बोलते हैं डेप्थ ऑफ फाउंडेशन।
तो अगर बी और डी एफ की वैल्यू पे भी बियरिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है। इनकी अलग अलग वैल्यू पे बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है जो बियरिंग कैपेसिटी को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो फैक्टर है नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस। नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस से भी बियरिंग कैपेसिटी डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस मतलब ये है कि जहाँ पे हम लोग फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं वहाँ पे जो फीलिंग है, जो सराउंडिंग सॉइल है, वो प्लेन एरिया में है कि स्लोपी एरिया में, किस तरह के एरिया में है। तो अगर स्लोप में है तो बियरिंग कैपेसिटी अलग आएगी, अगर प्लेन में है तो बियरिंग कैपेसिटी अलग आएगी। तो ये भी हमें क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट फैक्टर है नेचर एंड टाइप्स ऑफ लोडिंग, यानी नेचर एंड टाइप्स ऑफ लोडिंग, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो नेचर ऑफ टाइप्स ऑफ लोडिंग पे कैसे बियरिंग कैपेसिटी डिपेंड करता है, तो इसके समझने का प्रयास करते हैं। तो नेचर और टाइप्स ऑफ लोडिंग का मतलब ये है कि जो सुपर स्ट्रक्चर से लोड ट्रांसफ़र होकर फुटिंग के थ्रू सोइल पे ट्रांसफ़र हो रहा है, सोइल में ट्रांसफ़र हो रहा है, उसका नेचर क्या है। वह एक्सेली लगा है या एक्सेली का मतलब ये है कि अगर लोड जो भी लोड ट्रांसफ़र होकर आ रहा वह जो फुटिंग है, फुटिंग की जो सीजी है उससे पास कर रहा, तो वो एक्सेली हो जाएगा। अगर सीजी पास हो रहा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड, तो वह एक्सेली लोडेड हो जाएगा। लेकिन अगर वह सीजी से पास ना होकर के किसी डिस्टेंस, किसी ई डिस्टेंस से पास हो रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे इसेंट्रिक लोड। तो इसेंट्रिक लोड है, तो इसेंट्रिक लोड के केस में अलग अलग चीज़ बेंडिंग भी क्रिएट हो सकता है। तो जिस तरह का नेचर का लोड ऊपर से ट्रांसफ़र होगा उसी तरह से बियरिंग कैपेसिटी भी जनरेट होगी। यानी उस लोड को रोकने के लिए, उसको रजिस्ट करने के लिए, उसका अपोज करने के लिए उसी की तरह एजेंट भी क्रिएट होगा। तो नेचर और टाइप्स ऑफ लोडिंग में जैसे कॉन्सेंट्रिक या एसेंट्रिक, तो कॉन्सेंट्रिक इन द सेंस एक्सियली लोडेड कॉलम और एक्सियली लोडेड फुटिंग। Eccentric, it means the load apply at some distance from the centroidal axis. नेक्स्ट फैक्टर जो देखेंगे फैक्टर नंबर 7, इनिशियल स्ट्रेसेस ऑन द सोयल। इनिशियल स्ट्रेसेस ऑन द सोयल, इसका मतलब ये है ओवरबर्डन प्रेशर, कि जहाँ पे हम लोग फाउंडेशन बनाने जा रहे हैं जिस सोयल के, वहाँ पे कभी लोडिंग हुआ है कि नहीं, कभी लोडिंग हुआ है कि नहीं, तो इस पर भी डिपेंड करेगी बियरिंग कैपेसिटी, इस पर भी डिपेंड करेगी बियरिंग कैपेसिटी। इसका मतलब ये है कि हम लोग दो टाइप्स के सोइल पढ़े हैं, नॉर्मली कंसोलिडेटेड सोइल और ओवर कंसोलिडेटेड सोइल। तो नॉर्मली का मतलब ये है कि अगर फ्रेश सोइल है, यानी इस पर लोडिंग या कोई एक्टिविटी अभी नहीं हुआ है, और ओवर कंसोलिडेटेड मतलब ये है कि अगर कोई सोइल है जिस पे इससे पहले लोडिंग हो चुका, कोई एक्टिविटी हो चुकी है, उसको बोलेंगे ओवर बर्डन या ओवर कंसोलिडेटेड सोइल। तो दोनों की नेचर में बियरिंग कैपेसिटी अलग होगी। अगर ओवर कंसोलिडेटेड है, इसका मतलब ये है कि इससे पहले जब हम लोग फुटिंग का काम या फाउंडेशन का काम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस सोइल पे, तो इससे पहले भी कोई ना कोई एक्टिविटी हो चुकी है। तो एक्टिविटी इन द सेंस कि वहाँ पे कंपेक्शन हो चुका है, वहाँ पे लोडिंग हो चुकी है और वह सोइल डेंस हो गया है। और डेंस होने का मतलब ये हो कि इसकी डेंसिटी बढ़ गई है, डेंसिटी बढ़ गई है, इसका मतलब ये है उसका शियर स्ट्रेंथ बढ़ गया है, तो उस सोइल के लिए बियरिंग कैपेसिटी और अच्छी हुई। तो इस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ शियर फेलियर। 3 तरह के शियर फेलियर सोइल के केस में हम लोग पढ़ेंगे, तो ये भी डिपेंड करता है किस तरह का शियर फेलियर हो रहा है, किस तरह का शियर फेलियर हो रहा है। तो ये शियर फेलियर 3 टाइप के होते हैं, जनरल, लोकल और पंचिंग शियर फेलियर। तो सबसे पहले ये तीन शियर फेलियर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट होता है जनरल शियर फेलियर। अब जनरल शियर फेलियर के लिए जितने भी शियर फेलियर हैं, इसमें इंपॉर्टेंट या की पॉइंट्स क्या है जो हमें याद रखना है। ये शियर फेलियर पहली बात तो डिपेंड करता है कैसे याद रखना है। एक तो टाइप्स ऑफ सोयल, यानी किस तरह के सोयल के नेचर में ये फेलियर होंगे, जनरल, लोकल या पंचिंग, किस तरह के सोयल में होंगे, और किस तरह के फाउंडेशन के लिए अप्लाई होंगे, और जो स्ट्रेस जोन, जो लोडिंग हम लोग करेंगे अगर सोयल के ऊपर, तो जो फेलियर प्लेन बनेगा वो कहाँ तक एक्सटेंड करता है, कहाँ तक मूव करता है, उसका जोन ऑफ इफेक्ट कहाँ तक होता है,
ये की पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना है इन शियर फेलियर के अंदर। तो जैसे इसमें से जनरल शियर फेलियर के बारे में देखेंगे तो इट अकर इन शैलो फाउंडेशन। तो इसके बारे में, इट अकर इन शैलो फाउंडेशन व्हेन प्लेस्ड ऑन मीडियम टू डेंस सैंड। तो इसका मतलब ये है कि जनरल शियर फेलियर शैलो डेप्थ पे होगा, यानी शैलो फाउंडेशन के केस में जनरल शियर फेलियर होता है, और ऐसे सोयल में होता है जिसका नेचर मीडियम टू डेंस है, यानी मीडियम से डेंस के बीच में है, तो जनरल शियर फेलियर होगा। और डेंस सैंड है तो वहाँ पे होगा, स्टीफ क्ले है यानी हार्ड क्ले है तो वहाँ होगा, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले है या सोयल है तो वहाँ पे होता है जनरल शियर फेलियर। यानी पार्टिकल कॉम्पैक्टेड है, कॉम्पैक्टेड नेचर का है तो वहाँ पे जनरल शियर फेलियर होगा। At the time of failure, foundation will get tilted and heaving will occur at the site। इसका मतलब ये है कि जब यह फेलियर होगा, जनरल शियर फेलियर होगा, तो उस समय फाउंडेशन थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, अपने पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और बल्जिंग इफेक्ट जनरेट होने लगता है। तो बल्जिंग मतलब ये है कि जोन ऑफ इफेक्ट, यानी लोडिंग आप लगाए हैं तो उसका वाइब्रेशन, उसका इफेक्ट, उसका आइसोबार जो बन रहा है वह कहाँ तक जाएगा, आइसोबार वह जोन ऑफ इफेक्ट कहाँ तक जाएगा, उसी को बल्जिंग होना बोलते हैं। तो यह स्टार्ट हो जाएगा कहाँ से, साइड से, जहाँ पे फाउंडेशन बना रहे हैं उसके साइड से जनरेट होने लगेगा बल्जिंग होना। बिफोर फेलियर सेटलमेंट विल बी स्मॉल एंड स्ट्रेस जोन विल एक्सटेंड अप टू ग्राउंड लेवल। यानी जब ये फेलियर, यानी जब ये फेल होगा तो फेलियर से पहले जो सेटलमेंट होता है बहुत कम होगा, यानी जब लोडिंग लगाएंगे जब फेलियर क्रिएट होगा शियर फेलियर, तो सेटलमेंट इस केस में, जनरल शियर फेलियर के केस में बहुत कम होता है, और जो स्ट्रेस का जोन है, जो जोन ऑफ इफेक्ट है जिसको हम लोग बल्जिंग बोल रहे हैं, ये बल्जिंग फाउंडेशन लेवल से स्टार्ट होगा, फाउंडेशन के नीचे से स्टार्ट होगा, और यह इफेक्ट कहाँ तक जाएगा, ग्राउंड लेवल तक जाता है। उसका इफेक्ट जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, इसका इफेक्ट ग्राउंड लेवल तक जाएगा। तो ये आपका फाउंडेशन है, ये विड्थ ऑफ फाउंडेशन, और ये लोड लगाए हैं। तो जैसे लोड लगाएंगे तो यहाँ से पहले इफेक्ट जो होगा लोड का कुछ ऐसे होगा, और यहाँ से इस तरह से इफेक्ट बनता चला जाएगा, यह ग्राउंड लेवल तक जाएगा। तो इस तरह से जोन ऑफ इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं बल्जिंग होना। तो जब ये फेलियर हो रहा है तो फाउंडेशन जो है वो सेटलमेंट नहीं करता है, बहुत माइन्यूट होता है, बहुत ही कम वैल्यू में सेटलमेंट होता है, इसलिए इसमें सेटलमेंट इस केस में जनरल शियर फेलियर में इग्नोरेबल है। लेकिन बल्जिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, और वो फाउंडेशन के नीचे से कहाँ तक जाता है, वह इसका इफेक्ट ग्राउंड लेवल तक जाता है। अब अगर सेटलमेंट कर्व की बात करें तो जब भी हम लोग ऊपर से लोडिंग लगा रहे हैं तो सेटलमेंट वर्सेस लोडिंग के बीच में लोग डायग्राम बनाएंगे। तो इस टाइप की नेचर के सोइल में, जैसे नेचर ऑफ सोइल क्या है, मीडियम टू डेंस सैंड है और स्टीफ क्ले है, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले है, तो उस केस में जब हम लोडिंग करेंगे तो जो कर्व होगा इस तरह से फॉलो करता है। तो इसमें क्लियर कट पॉइंट दिखता है, और उसी वो वैल्यू ही बताता है फेलियर लोड या क्रिटिकल लोड, जिससे फेलियर क्रिएट होगा, जिसके बाद फेल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जनरल शियर फेलियर में याद रखेंगे कि सेटलमेंट बिफोर फेलियर सेटलमेंट विल बी स्मॉल एंड स्ट्रेस जोन, इट मीन्स शियर इफेक्ट या जोन ऑफ इफेक्ट या इफेक्ट ऑफ लोडिंग will extend up to the ground level. If load versus settlement curve is plotted, a clear cut failure point will be observed। तो अगर इस सोइल का नेचर क्या है, आपका मीडियम टू डेंस सैंड है, स्टीप क्ले है और ओवर कंसोलिडेटेड क्ले है,
तो उस केस में ये कर्व क्लियर कट क्लियर दिखता है। नेक्स्ट आपका फेलियर है लोकल शियर फेलियर। तो लोकल शियर फेलियर में जस्ट इसका थोड़ा सा अपोजिट चीज़ें होंगी। तो ये भी सैलो फाउंडेशन के लिए हम लोग सैलो डेप्थ के में ये फेलियर दिखाई देता है। लेकिन अगर नेचर ऑफ सोयल अलग हो गया, इट अकर इन लूज सैंड सॉफ्ट क्ले इन सैलो फुटिंग, तो वहाँ पे जो क्या था, मीडियम टू डेंस सैंड था, तो सैंड क्या हो जाएगा, लूज सैंड, एंड स्टीप क्ले था तो सॉफ्ट क्ले हो जाएगा। तो अगर नेचर ऑफ सोयल क्या है, लूज है और सैलो डेप्थ तक हो रहा है वेरिएशन या इफेक्ट, तो वह लोकल शियर फेलियर के अंदर होगा। अब इसमें क्या होता है, तो इसमें फेल होने से पहले फाउंडेशन सेटल करता है, यानी सेटलमेंट कुछ मिलता है। और इसमें जो स्ट्रेस जोन या इफेक्ट ऑफ जोन या इफेक्ट ऑफ लोडिंग या शियर फेलियर इफेक्ट ग्राउंड लेवल तक नहीं जाता है, यानी ये ग्राउंड नीचे से जनरेट होगा, पहले कुछ सेटल करेगा, फिर वहाँ से इफेक्ट जनरेट होगा, तो वो ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुँचता है, नीचे ही रहता है। तो स्ट्रेस जोन does not extend up to the ground level. There will be little or no heaving at the side. तो इस केस में जो इफेक्ट है वो बहुत कम डेप्थ तक जनरेट होता है, क्रिएट होता है, बहुत कम वैल्यू होती है। और इस केस में अगर हम लोग सेटलमेंट कर्व ड्रा करेंगे, तो सेटलमेंट कर्व यानी लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व अगर प्लॉट करेंगे तो प्रोग्रेसिव फेलियर मिलता है, यानी इस नेचर का मिलेगा, क्लियर कट नहीं दिखाएगा, ब्रेकिंग कर्व नहीं मिलता है, ब्रेकिंग कर्व नहीं मिलता है। तो इस तरह से इस नेचर का मिलेगा, ब्रेकिंग कर्व नहीं मिलता है। तो वो सेटलमेंट कर्व भी हमें याद करते हुए चलना है। तो सेटलमेंट कर्व ये किस सोइल के लिए है, तो लूज सैंड और नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले के लिए है। ये इस तरह का सोइल है तो इस तरह से सेटलमेंट कर्व बनेगा प्रोग्रेसिव नेचर का। तो इसमें थोड़ा सा जो ब्रेकिंग जो है वो कैलकुलेट करना बहुत टफ हो जाता है। तो इस केस में हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करके वैल्यू निकालते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके वैल्यू निकालते हैं हम लोग इस केस में। नेक्स्ट है हमारा जो थर्ड शियर फेलियर, पंचिंग शियर फेलियर। पंचिंग शियर फेलियर, तो पंचिंग शियर फेलियर में देखेंगे तो पंचिंग शियर फेलियर जो होता है ये डीप फाउंडेशन के केस में हमें देखने को मिलता है, डीप फाउंडेशन के केस में। तो डीप फाउंडेशन है, अगर डेप्थ ज़्यादा है, ज़्यादा मिल रहा है फुटिंग का, फाउंडेशन का, तो उसमें पंचिंग इफेक्ट दिखा, यानी डेप्थ बहुत ज़्यादा हो जा रहा और जो बेस एरिया वो बहुत कम हो जा रहा, तो वहाँ पे पंचिंग एक्शन स्टार्ट हो जाएगा और वहीं हमें देखने को मिलेगा इस तरह का फेलियर। इट अकर इन डीप फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन इट मीन्स पाइल इन लूज सैंड, लूज सैंड। तो सैंड वही लोकल वाला जो टाइप्स ऑफ नेचर है सोयल का, सोयल का जो नेचर होगा वो आपको याद रखना है। लोकल शियर फेलियर होगा, यानी लूज सैंड होगा, सॉफ्ट क्ले होगा, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले हो जाएगा। तो इस तरह की नेचर के सोयल के में और डेप्थ ज़्यादा है अगर फाउंडेशन का, तो पंचिंग शियर फेलियर होता है। इट इज़ नॉट द केस ऑफ सैलो फाउंडेशन, तो ये सैलो फाउंडेशन के केस में नहीं होता है। इन दिस फेलियर सोयल बिलो द फाउंडेशन, in this failure soil below the foundation get cut off from the adjacent soil by shearing and excessive settlement is recorded। तो पंचिंग शियर फेलियर के केस में क्या होता है कि जो फाउंडेशन के नीचे जो सोयल होती है वो सेटल कर जाती है, और जो सराउंडिंग सोयल है, जो कांटेक्ट में जो एलोंग द डेप्थ जो सोयल है सराउंडिंग सोयल, उस पर कोई स्ट्रेस या इफेक्ट जनरेट नहीं होता है। यानी जो बेस के नीचे जो टिप के नीचे जो सोयल होगी फाउंडेशन के, उसी पे इफेक्ट करता है और वही सेटल कर जाती है। तो यहाँ पे एक लाइन बहुत क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि जो सोयल है, जो सराउंडिंग सोयल है, रिमेन अनस्ट्रेस,
उस पर कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होता है। और इस केस में टिल्टिंग नहीं होता है, ना तो हीविंग होता है इस तरह के शियर फेलियर में। तो वही पॉइंट याद रखेंगे, देयर विल बी नो टिल्टिंग एंड नो हीविंग और बल्जिंग एट द साइड। तो इसमें इस तरह का कोई इफेक्ट जनरेट नहीं होता है, यानी जो सराउंडिंग वाले कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो भी इफेक्ट पड़ेगा, जो फाउंडेशन लेवल के नीचे जो सोयल होगी जस्ट बिलो द फाउंडेशन, वही इफेक्ट उसी पे इफेक्ट पड़ेगा, जो भी इफेक्ट पड़ेगा। जैसे ये डायग्राम, तो ये आपका ये फाउंडेशन है और इस पे ये लोड लग रहा, तो ये ऐसे सेटल कर जाएगी। और जो सराउंडिंग सॉइल है जो सेटल होगी, तो इस कॉन्टेक्ट प्लेन पे शियरिंग जनरेट होगा, और जो सराउंडिंग सॉइल है उस पर कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होता है, अनस्ट्रेसफुल होती है। और ये डायग्राम जो सेटलमेंट कर्व है वो आपका ऐसे ही रहेगा। तो ये सेटलमेंट और ये आपका लोड, तो इसमें प्रोग्रेसिव होगा। अगर सॉइल का नेचर आपका लूज सैंड है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले है, सॉफ्ट क्ले है, तो प्रोग्रेसिव नेचर का आएगा। तो इसके बाद एक ये टेबल है, इस टेबल में कुछ वैल्यू हैं जिससे हम लोग डायरेक्ट ये आइडिया लगाते हैं कि किस तरह का फेलियर हो रहा है, जनरल शियर फेलियर हो रहा है, लोकल शियर फेलियर हो रहा है। तो जैसे फर्स्ट फैक्टर की बात करें तो सैंड, अगर सोयल का नेचर सैंड है, अगर सैंड है और सैंड में इंटरनल फ्रिक्शन एंगल फाई की वैल्यू होगी, तो अगर फाई की वैल्यू ग्रेटर देन 36 है तो जनरल शियर फेलियर होगा। यानी फॉर जनरल शियर फेलियर इंटरनल फ्रिक्शन एंगल शुड बी ग्रेटर देन 36 डिग्री। तो अगर सैंड है और उसमें फाई की वैल्यू ग्रेटर देन 36 से ज़्यादा है तो जनरल शियर फेलियर का कंडीशन होता है। और अगर 28 या 30 से कम है, 29 से कम है, तो लोकल शियर फेलियर का कंडीशन हो जाता है। थर्ड जो फैक्टर है वाइड रेशियो, अगर सैंड है तो वाइड रेशियो की वैल्यू जनरल शियर फेलियर के लिए कितना होना चाहिए, लोकल शियर फेलियर के लिए कितना होना चाहिए। तो अगर जनरल शियर फेलियर के लिए है तो वाइड रेशियो की वैल्यू लेस देन 0.55 होना चाहिए, लेस देन 0.55। और अगर आपका लोकल शियर फेलियर है तो उस केस में अब बहुत सिंपल है, ये टर्म से याद रखना। जैसे हम लोग पढ़े थे जनरल शियर फेलियर के केस में ये कहाँ किस तरह की सोइल में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका डेंस सैंड में, कम्पैक्टेड सोइल के केस में। तो कम्पैक्टेड वाइड रेशियो की वैल्यू कम होनी चाहिए, इसलिए इसमें जो जनरल शियर फेलियर के लिए है वी की वैल्यू लेस देन 0.55 होता है। और लोकल शियर फेलियर में लूज सोइल होता है, लूज सोइल के केस में लोकल शियर फेलियर होता है। तो लूज इसका मतलब ये है कि वाइड रेशियो की वैल्यू ज़्यादा, तो ग्रेटर देन 0.75 होता है। तो इससे आप एक आइडिया लगा के याद कर सकते हैं वैल्यू की, ई की वैल्यू लोकल के लिए ज़्यादा होगा और जनरल के लिए कम होगा। रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू, आईडी की वैल्यू क्या होना चाहिए, डेंसिटी इंडेक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए जनरल शियर फेलियर और लोकल शियर फेलियर के लिए। तो अगर रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू ग्रेटर देन 70 डिग्री है, 70% है, रिलेटिव डेंसिटी को वैल्यू को हम लोग परसेंटेज में डिनोट करते हैं, ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाई ई मैक्स माइनस ई मल्टीप्लाई बाई 100, ये फार्मूला होता है। तो जनरल शियर फेलियर के लिए ई की वैल्यू ग्रेटर देन 70% से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर डेंस है तो ई की वैल्यू ज़्यादा होती है, ये भी पता है, तो इससे भी हम लोग रिलेट करके याद कर सकते हैं। ई की वैल्यू ज़्यादा होती है, ई की वैल्यू कम होता है तो आई डी की वैल्यू यानी रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। यानी अगर सोइल डेंस है तो इसमें एडी की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो इसलिए ग्रेटर देन 70% होता है, और इसमें लोकल के लिए लेस देन 30%। एसपीटी नंबर की वैल्यू, एसपीटी वैल्यू क्या होना चाहिए, तो जनरल शियर फेलियर है तो उसके लिए एसपीटी वैल्यू ग्रेटर देन 30 होना चाहिए,
ग्रेटर देन 30 और लोकल शियर फेलियर के लिए एसपीटी वैल्यू लेस देन 5 होना चाहिए। अब अगर सॉयल का नेचर चेंज हो गया, अगर क्ले है तो क्ले के लिए जो हम लोग जो स्ट्रेंथ की वैल्यू बताएगा, जो लोड की वैल्यू, जो कैपेसिटी की वैल्यू बताता है, वो हम लोग जस्टिफाई करते हैं किससे, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से। तो अगर जनरल शियर फेलियर है तो उस केस में अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए, 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर लोकल शियर फेलियर है तो उस केस में अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू लेस देन 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए। मेथड टू डिटरमाइन बियरिंग कैपेसिटी, मेथड टू डिटरमाइन बियरिंग कैपेसिटी। अब ये टॉपिक ऐसा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यह फाउंडेशन डिजाइन जो हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट, उसका समझिए एक तरीक़ा से ये हार्ट पॉइंट है, क्योंकि फाउंडेशन डिजाइन करने जब हम लोग करते हैं तो बियरिंग कैपेसिटी का बहुत ज़्यादा रोल हो जाता है। यानी सोयल का बियरिंग कैपेसिटी क्या है, अगर वो नहीं पता तो फाउंडेशन डिजाइन हम लोग प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं। तो किसी सोयल के लिए बियरिंग कैपेसिटी क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे उसको डिटरमाइन करेंगे, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग बियरिंग कैपेसिटी डिटरमाइन करते हैं। तो पहला जो मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल मेथड और स्टैटिक मेथड, एनालिटिकल मेथड और स्टैटिक मेथड। तो इस मेथड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कुछ फार्मूले, यानी फार्मूले फॉर्म में होंगे, कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में होंगे। ये अलग बात है, कोई न कोई किसी न किसी की अप्रोच होंगे, किसी न किसी साइंटिस्ट या जैसे साइंटिस्ट मतलब जैसे कार्ल टेजार्गी या कोई, उन्होंने क्या थ्योरी दिया, क्या फार्मूला दिया बियरिंग कैपेसिटी निकालने का, तो उस फॉर्म में होता है ये एनालिटिकल या स्टैटिक मेथड्स। दूसरा होता है कोडल प्रोविजन, कोडल प्रोविजन या ऑन द बेसिस ऑफ कोड कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक चार्ट होगा, एक कोड होगा आपके पास, और जिस लोकेलिटी में आप जा रहे हैं फाउंडेशन बनाने, उस लोकेलिटी में नेचर ऑफ सॉइल दिया होगा, यानी टाइप्स ऑफ सॉइल दिया होगा कि उसका नेचर ये है। अब आपको अगर पता चल गया, वहाँ पर टेस्टिंग किए और सॉइल की इंडेक्स प्रॉपर्टी कैलकुलेट किए, सॉइल एक्सप्लोरेशन किए, अप्लाई किए, और वहाँ पता चल गया कि सॉइल का नेचर ये है, तो चार्ट के अंदर टाइप्स ऑफ सॉइल, नेचर ऑफ सॉइल के बेसिस पे बियरिंग कैपेसिटी की वैल्यू चार्ट के अंदर लिखा होगा, तो उससे हम लोग वहाँ से रीड कर लेते हैं कि वैल्यू क्या होगी, और उससे हम लोग आइडिया लगाते हैं कि फाउंडेशन के थ्रू जो लोडिंग आना चाहिए वो कितना आना चाहिए। तो ये वही होता है कोड, यानी कोड के बेसिस पे हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो कोडल प्रोविजन वही होता है। अब ये बहुत सारे जैसे PWD से कोड मिलता है, बहुत सारे कोड होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। वेरियस कोड लाइक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, CPWD, NBC एंड IRC, बहुत सारे कोड हैं। तो हर एक कोड में कहीं न कहीं सॉइल के बारे में मेंशन है पब्लिश्ड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ जोनल सॉइल, दिस वैल्यू कैन बी यूज फॉर द रफ कैलकुलेशन। तो ये बहुत, एक तो बहुत फास्ट या क्विक प्रोसेस अप्लाई करना है, जस्ट एक आइडिया लेना है कि बियरिंग कैपेसिटी क्या है, रफली एक तरीक़ा से डिज़ाइन करना है, बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग नहीं बना रहे, एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वहाँ पे ये आप कोडल प्रोविजन के थ्रू जा सकते हैं। थर्ड मेथड है जिससे हम लोग बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं, फील्ड टेस्ट। तो फील्ड टेस्ट में बहुत सारे हम लोग फील्ड टेस्ट के बारे में बात किए हैं। जैसे फील्ड टेस्ट में जैसे प्लेट लोड टेस्ट हो गया, उससे हम लोग बियरिंग कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। SPD टेस्ट हो गया, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, इससे हम लोग बियरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे। कोन पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया जिसको हम लोग स्टैटिक, तो कोन पेनिट्रेशन टेस्ट में जैसे स्टैटिक या डच कोन पेनिट्रेशन टेस्ट होता है। फिर डायनेमिक हो जाएगा, डायनेमिक पेनिट्रेशन टेस्ट,